आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 37। कह रहा है कक्षकों के निरूपण में उपयुक्त धन तथा ऋण चिन्हों का क्या महत्व होता है। तो कक्षकों के निरूपण में जो धन और चिन्ह ऋण लगाए जाते हैं तो उनका क्या मतलब होता है और उनका महत्व क्या है, तो इसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तरंग के उभरे भाग को धन तथा निचले भाग को ऋण चिन्ह से दर्शाया जाता है। अतः आबंधित आणविक कक्षक दो धनात्मक चिन्ह तथा दो ऋणात्मक चिन्ह अतिव्यापन होने से बनते हैं। आबंधित आणविक कक्षक धन ऋण या ऋण धन चिन्ह के मिलने से बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब अतिव्यापन होता है तो उसमें दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, एक धन चिन्ह होता है, एक ऋण चिन्ह होता है। तो ये जो अतिव्यापन होता है एक तरह से इलेक्ट्रॉन की तरंगों का होता है। तो उन तरंगों में जो उभरे हुए भाग होते हैं उनको धन और निचले भाग को ऋण, यानी जो उभार होता है उसको धन मानते हैं और जो ढलान होता है निचले भाग का उसको ऋण चिन्ह माना जाता है। तो इसीलिए धन और ऋण चिन्ह बनाए जाते हैं या लिखे जाते हैं। तो वही कह रहा है कि यथा आबंधित आणविक कक्षक दो धन चिन्ह तथा दो ऋणात्मक चिन्ह अतिव्यापन से बनते हैं। आबंधित आणविक कक्षक धन ऋण या ऋण धन चिन्ह के मिलने से बनता है। तो आबंधित आणविक कक्ष जो होता है वो धन और ऋण चिन्ह के मिलने से बनता है। अब इंग्लिश वाली बुक में थोड़ा और स्पष्ट समझ में आ जाएगा। कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन। जो तरंग फंक्शन है उससे जो है हम लोग आणविक कक्षक को दर्शाते हैं। तो जो प्लस साइन होता है वो पॉजिटिव वेव फंक्शन को बताता है और जो ऋण चिन्ह होता है वो निगेटिव वेव फंक्शन को बताता है। श्रोडिंगर इक्वेशन में श्रोडिंगर समीकरण जो था उसमें हम लोगों ने ये चीज़ें बड़ी अच्छे से पढ़ी थी। एनसीईआरटी देखिए उसमें आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। कह रहा है PCl5 अणु में संकरण का वर्णन कीजिए। इसमें अक्षीय आबंधीय विषुवत रेखीय आबंधों की अपेक्षा प्रबल होते हैं या दुर्बल होते हैं। तो PCl5 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हमको बताना है और पूछ रहा है कि इसमें अक्षीय आबंध विषुवत रेखीय आबंधों की अपेक्षा प्रबल होते हैं या दुर्बल होते हैं। तो एक्सियल जो बांड है वो विषुवत रेखीय जो बांड है उनसे प्रबल होता है या दुर्बल होता है हमको बताना है। तो देखिए PCl5 में P का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 15 होता है और 15 परमाणु क्रमांक को हम लोग भरेंगे। अगर परमाणु क्रमांक 15 है तो अगर उदासीन है PCl5 तो उसमें 15 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो उन इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से भरा जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p, यहीं तक 15 भर जाएंगे। तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2 और 3p में 3। अब देखिए 3 जो है ये तीसरी कक्षा है और सबसे बाहरी कक्षा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यस उप कक्षा में है और 3 इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में। तो इन्हीं से हमको मतलब है, बाहरी वाले से, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो बाहर वाले को अगर भरें तो 3s में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है और यस जो उप कक्षा है उसमें एक ही कक्षक होता है और उस एक कक्षक में 2 विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो दोनों ही एक ही कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉनों को रख दिया गया। अब देखिए P की अगर बात की जाए तो P में क्या होता है कि P उपकक्षा में 3 कक्षक होते हैं। PX PY PZ हम लोग लिखते थे, पीछे से लिखते चले आए हैं। तो ये PX PY PZ 3 कक्षक होते हैं। तो तीनों कक्षक में जो है क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर इसके बाद विपरीत चक्रण में जोड़ा बनते चले जाते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों पहले हम लोगों ने भर दिया। तो इस प्रकार से 3s में पूरा कंप्लीट है और 3p आधा भरा हुआ है। आधा भरा हुआ का मतलब सब में एक इलेक्ट्रॉन है जबकि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो आधा भरा हुआ ही माना जाएगा। तो ये हमारी तलस्थ अवस्था हो गई जिसको अंग्रेजी में ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब अगर उत्तेजित अवस्था की बात की जाए
तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d आगे आ जाता है। तो ये देखिए 3d लिखा गया है। ऑफ बाउ जो नियम था इलेक्ट्रॉन भरने का उसको पूरा आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि उसको पूरा याद कर लीजिए। तो जब उसको याद करेंगे आप लोग, तो याद करने के बाद आपको पता चलेगा कि 1s 2s 2p 3s 3p आगे 3d आता है, तो हमने 3d लिख दिया। तो ये जो यस का एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब एक्साइटेड अवस्था आएगी, उत्तेजित अवस्था, तो ये उछल करके 3d में चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन यस में रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन पी में और इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यस में है, 3 पी में है, 1 डी में है, तो यस p3d हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नीचे लिखा गया है कि यहाँ एक 3s कक्षक, 3 3p कक्षक एवं एक 3d कक्षक के इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग लेते हैं और sp3d संकरण दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कक्षक यस का, देखिए इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 3 है, 3 कक्षक भाग ले रहे हैं। ध्यान दीजिए 1 2 3 खाने हैं ना, 3 खाने भाग ले रहे हैं, इसलिए 3 लिखा गया है, 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं। अगर ये जो है अगर पेयर में होते, जोड़े में होते, तो भी यहाँ 3 लिखा जाता, क्योंकि 3 कक्षक भाग ले रहे हैं। तो एक कक्षक यस का भाग ले रहा है, 3 पी के और 1 डी का, इसलिए sp3d संकरण दर्शाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा, उसको बनाया गया है। तो 3s का एक कक्षक और यस का आकार गोलीय होता है, तो गोलीय बना दिया। और p जो होता है वो डमरू के आकार का होता है, तो ये x एक्सिस पे हो गया, ये y एक्सिस पे और ये z एक्सिस पे, सब एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, सब एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, x y और z। यहाँ पर ये देखिए s 3p है p3 और ये d होना चाहिए था, 3d-z होना चाहिए, तो ये थोड़ा गलत लिखा है। तो इस प्रकार से ये sp3d संकरण हो जाएगा। ये फास्फोरस को दिखाया गया है। और संकरण के बाद देखिए ये एंगल भी यहाँ पर बनाए गए हैं कि ये 1 और 2, मतलब ये एंगल हमारा 120 डिग्री है, और ये जो 3 और 4 के बीच एंगल है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये जो इस तरह फिगर है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि x y z ये जो है 90 डिग्री पर है, x y z एक्सिस जो है ये 90 डिग्री पर हैं, और इनसे ये वाला हो सकता है 120 डिग्री पर हो। तो यहाँ पर ये देखिए वही दिखाया गया है कि ये 1 और 2 के बीच 120 डिग्री है और ये 3 और 4 के बीच 90 डिग्री है। तो कहने का मतलब एक प्लेन से जो ये ऊपर है y एक्सिस ये 90 डिग्री पर है, ये मान लीजिए इधर x एक्सिस हो जाएगा। तो ये जो प्लेन है d वाला जो होगा तो ये 120 डिग्री है। यहाँ पर देखिए अगर आकृति को देखें तो अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए P बना दिया, एक CL ऊपर है, तो ये इस प्लेन से 90 डिग्री होगा। ये जो त्रिभुज जैसे बनाया है एक प्लेन में होगा, और ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये 90 डिग्री पर होगा। और ये जो ये CL और CL के बीच ये 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री ऐसे होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि PCl पाइप की आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। ये पूरा त्रिकोण बन गया, और ये जो ऊपर CL है एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा और एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि P और PCl मतलब P सिंगल बॉन्ड Cl विषुवतीय आबंध की लंबाई 2.04 एंगस्ट्रॉम है, जबकि PCl अक्षीय आबंध है। ये देखिए विषुवत रेखीय आबंध है और ये अक्षीय है, एक्सियल एक तरह से। तो वही कह रहा है ये अक्षीय है और ये विषुवत रेखीय है। तो वही कह रहा है कि PCl विषुवतीय आबंध की लंबाई 2.04 एंगस्ट्रॉम है, जबकि PCl अक्षीय आबंध की लंबाई 2.19 एंगस्ट्रॉम है। अक्षीय आबंध की लंबाई अधिक होने के कारण
देखिए अक्षीय आबंध 2.19 एंगस्ट्रॉम है, जबकि जो विषुवत रेखी है वो 2.04 है, तो अक्षीय वाली ज़्यादा है। तो वही कह रहा है कि अक्षीय आबंध की लंबाई अधिक होने के कारण एकल एकल इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण अधिक होता है। तो जो अक्षीय आबंध है ये वाला, तो इसकी चूँकि लंबाई अधिक होने के कारण एकल एकल इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण अधिक होता है, अतः प्रतिकर्षण के कारण अक्षीय आबंध की लंबाई अधिक होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है कि अक्षीय आबंध की लंबाई अधिक होने के कारण एकल एकल इलेक्ट्रॉन युग्म में प्रतिकर्षण अधिक होता है, ये गलत है। प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण एकल आबंध मतलब दूर चला जाता है, जिससे लंबाई अधिक हो जाती है। तो जो है प्रतिकर्षण के कारण अक्षीय आबंध की लंबाई अधिक हो जाती है। तो अक्षीय आबंध की लंबाई अधिक प्रतिकर्षण के कारण होती है, ना कि अधिक लंबाई के कारण प्रतिकर्षण अधिक होता है। दोनों बातों को समझिए। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। अब देखिए इंग्लिश वाली बुक में हम समझते हैं, जो ये बांड है, ये प्लेन, ये इक्वेटोरियल है यानी विषुवत रेखी है, और ये हमारा ऊपर नीचे वाला ये अक्षीय है। इसको समझ लीजिए। हिंदी वाली में स्पष्ट नहीं किया, इसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 PCl बॉन्ड लाई इन वन प्लेन। तो 3 PCl बंध जो हैं वो एक ही प्लेन में है और प्रत्येक के बीच 120 डिग्री का कोण है। दीज बॉन्ड आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड, इनको विषुवत रेखीय बंध बोलेंगे। तो ये एक प्लेन में जो है त्रिकोण बना है, ये विषुवत रेखा में, और ये ऊपर Cl है नीचे Cl है, ये एक्सियल बॉन्ड है यानी अक्षीय बंध है। तो ये अक्षीय बंध इस प्लेन से या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो वही कह रहा है द रिमेनिंग 2 PCl बॉन्ड, एक PCl ये, एक PCl ये ऊपर वाला, लाई अबव एंड बिलो द इक्वेटोरियल प्लेन। जो विषुवत रेखीय प्लेन है ये इसके ऊपर और नीचे उपस्थित है। एंड मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द प्लेन, और इस प्लेन से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। दीज बॉन्ड आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड, इनको अक्षीय आबंध या अंग्रेजी में एक्सियल बॉन्ड कहेंगे। एज द एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्सन फ्रॉम द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर। तो ये जो अक्षीय आबंध है ये ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस करेंगे ये विषुवत रेखीय की तुलना में। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, ये 120 डिग्री का, तो कोण कम है इसलिए नजदीक रहेंगे तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। एक्सियल आबंध आर स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल आबंध, क्योंकि प्रतिकर्षण ज्यादा है इसलिए जो ये अक्षीय आबंध है इनका जो है लंबाई इक्वेटोरियल यानी विषुवत रेखी वाले से ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन आबंध की परिभाषा दीजिए, यह वंडरवाल बलों की अपेक्षा प्रबल होते हैं या दुर्बल होते हैं। तो हाइड्रोजन आबंध के बारे में हमको बताना है। तो देखिए जब कोई अणु H परमाणु का अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व NOF, हमने बताया था, फोन याद कराया था, FON, तो वही बता रहा है कि अगर अधिक विद्युत ऋणात्मक, तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व और सारणी में कौन है? फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो वही कह रहा है कि H परमाणु जब इन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जिनके अंतर्गत फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आता है, इनके साथ आबंध बनाता है, तब अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप H परमाणु धनात्मक एवं इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक परमाणु ऋणायन उत्पन्न करते हैं। धनायन ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जो धनायन होता है वो ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और ऋणायन धनायन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण से बना आबंध हाइड्रोजन आबंध कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, कोई ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है जिसको X माना गया है। ये नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। तो चूंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन व इस जो सिंगल बंध है इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, इसलिए इसमें आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। और जाहिर सी बात जब इसमें आंशिक ऋणावेश आएगा, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा तो इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से डॉट डॉट करके देखिए
हाइड्रोजन आबंध बनाए गए। हाइड्रोजन आबंध के परिणाम स्वरूप H परमाणु अधिक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक परमाणु की ओर आकर्षित होकर आबंध बनाता है, जैसा अभी हमने बताया। तो हाइड्रोजन आबंध एक दुर्बल आबंध है, जबकि वांडर वाल आबंध एक प्रबल आबंध है। तो जो वांडर वाल आबंध है ये हाइड्रोजन आबंध की तुलना में ज़्यादा प्रबल है, इस बात को समझना। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि आबंध कोट से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित में आबंध कोट का परिकलन कीजिए। तो N2O2 O2 प्लस तथा O2 माइनस में आबंध कोट ही हमको बताना है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे फिर से पढ़ लेते हैं। पीछे एक क्वेश्चन था, उसमें हम लोगों ने निकाला था। तो देखिए आबंध कोट का फार्मूला होता है 1/2 आबंधी इलेक्ट्रॉन माइनस बिना आबंधी इलेक्ट्रॉन। तो Nb = आबंधित कक्षक के इलेक्ट्रॉन और Na = अनाबंधित होना चाहिए, देखिए गलत लिखा है, अनाबंधित कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो बंध में भाग नहीं लेते। एंटी बाइंडिंग अंग्रेजी में बोलते हैं, बी को बाइंडिंग बोलेंगे। तो N2O2 O2 प्लस तथा O2 माइनस की आबंध कोट। तो आणविक कक्षक, तो आणविक कक्षक N2 में अगर देखा जाए तो N2 में जो है क्या होगा कि इसको अगर हम बनाए तो देखिए N2 है तो एक N में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉनों को हमने इसमें भरा, तो ये 1s2 2s2 2p6 1s 2s 2p 3s2 3p 10 12 2 14। इस प्रकार होगा। अगर 14 को भरें, अगर 7 को 1 में भरेंगे तो 1s2 2s2 2p 3 हो जाएगा। तो 3 2 5 2 7 हो जाएंगे। तो ये 7 हो जाएंगे, इन्हीं को स्टार बना करके हम भरेंगे। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है इसको हटा देते हैं, इससे नहीं मतलब है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे ही भरना है। N का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हीं को भरना है। तो देखिए ये तो बॉन्डिंग वाली है, जो बॉन्डिंग वाली है उसको अलग कर दिए। तो इनको देखो 7 इलेक्ट्रॉन जो होंगे एक N में, N है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको अगर भरेंगे तो 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। तो ये जो है ये बाहरी कक्षा है, तो ये एंटी बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्डिंग होगी। तो इसको ध्यान देना है। तो क्या करना है कि जो बॉन्डिंग है उसको पहली वाली कक्षा को K लिखते हैं, तो K लिख दिया। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, तो एक बार सिग्मा करके लिखेंगे, एक बार सिग्मा स्टार करके लिखेंगे, क्योंकि 2 N2 है ना। तो यहाँ पर देखिए एक सिग्मा 2s2 लिखा है, फिर सिग्मा स्टार 2s2 लिखा है। अब यहाँ पर P में 3 है, तो P में 3 कक्षक होते हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो इसको Px मान लिया जाए, इसको Py मान लिया जाए, इसको Pz मान लिया जाए। तो देखिए अब एक बार ये Px Py Pz है, तो ये सिग्मा यस से सिग्मा बंध बन गए। अब सिग्मा बंध तो बन गया, अब P से पाई वाला बनेगा। तो यहाँ पर देखिए पाई बना, तो पाई 2py हो गया, पाई 2px होना चाहिए, गलत लिखा है, पाई 2px पाई 2py पाई 2pz। एक सिग्मा बनता है, एक सिग्मा फिर पाई बनते हैं, तो इनमें एक सिग्मा ये बना दिया गया है। तो सिग्मा वाले की ऊर्जा ज़्यादा होगी पाई वाले से, इसलिए सिग्मा वाले को बाद में बनाया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक सिग्मा बनाएगा, 2 पाई बनाएंगे। तो ये सिग्मा ये वाला सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर
ये एक्स और वाई वाले ये पाई बना लिए और जेड वाला सिग्मा बन गया। और दो दो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि N2 रहेगा तो पेयरिंग में रहेंगे, एक और बन जाएगा तो पेयरिंग में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से एक सिग्मा है और दो ये पाई है। और अगर ये बात समझ में ना आए तो इसको ऐसे बना लेना है कि 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे N2 में। तो जैसे 14 इलेक्ट्रॉन है तो इनको भरा जाए तो 2, 8 और 4 आ जाएगा। तो ये वाले हमारे अंदर वाली कक्षा हो गई, ये वाली बाहर वाली। तो बॉन्डिंग वाले 10 इलेक्ट्रॉन है, एंटिंग वाले 4 हैं। तो NB-Na/2 ये फार्मूला होता है। तो बॉन्डिंग वाले NB यानी बॉन्डिंग वाले 10 हैं तो 10 हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले 4 हैं तो 4 हो गए बटे 2, तो आ गया 3। तो आबंध कोटि N2 की कितना हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग इनको बनाते हैं, ऐसे हम लोग इनको बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ N2 में जो सिग्मा वाला है उसमें पाई वाले से ज़्यादा ऊर्जा है, जबकि यहाँ पर देखिए सिग्मा PZ की ऊर्जा पाई वाले से कम है, क्योंकि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो ये आपको NCERT जब हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कैसी स्थिति ये कम ज़्यादा ऊर्जा कैसे होती है, और कुछ चीज़ें थी उनको याद करना था कि इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा और NCERT में उसको आप समझ लीजिए। यहाँ केवल ये प्रक्रिया बताई जा रही है कि कैसे इसको भरा जाता है। तो अब आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे O2 है तो O2 में एक O में 8 होते हैं, तो 8 का अगर हम बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। अब ये तो बॉन्डिंग वाला हो गया और ये 2 और 2 इसमें है तो ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो ये तो बन जाएगा, p में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको देखते हैं। तो 3 कक्षक होते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएगा और विपरीत चक्रण का एक इसमें भर जाएगा। 4 है तो 1 2 3 और 1 4, तो 2 बिना युग्म वाले हैं यानी जोड़ा नहीं है, एक जोड़े में है। तो इसको कैसे भरेंगे देख लीजिए। तो ये फिर px py pz हो जाएगा, px py pz। इस तरह से अगर लिखेंगे तो इसको भरेंगे तो ये अंदर वाले को के लिख दिया गया, सिग्मा 2s2। अब यहाँ से शुरू करेंगे तो सिग्मा 2s2 और फिर सिग्मा स्टार 2s2, क्योंकि O2 है हमने एक O के लिए लिखा है 8, O2 में 16 हो जाएंगे तो हमको 16 भरना। तो ये सिग्मा स्टार 2s2 हो गया। अब आ गया जो है P वाला, तो सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। पहले देखिए सिग्मा आ गया है, इसमें सिग्मा की ऊर्जा कम है, पाई वाले की ज़्यादा है, तो पाई वाला बाद में लिखा गया। यहाँ पर क्या था कि सिग्मा 2pz देखिए बाद में लिखा गया था क्योंकि इसकी ऊर्जा ज़्यादा थी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 3 आबंध हैं, 3 बंध कोटियाँ, ये तो सिग्मा 2pz ज़्यादा है, ज़्यादा ऊर्जा है। यहाँ पर 2 आबंध हैं, वो आबंध कोटि 2 है तो सिग्मा 2pz की ऊर्जा कम है। तो इसको अपना समझ लेना है। तो सिग्मा 2pz हो गया। अब ये पाई 2px, पाई 2px2 और पाई 2py इनकी ऊर्जा बराबर होगी, क्योंकि पाई पाई है तो इनकी ऊर्जा बराबर कर दी गई। पाई 2px में 2 है, पाई 2py में 2 है, इसमें दोनों की ऊर्जा x और y की बराबर कर दी गई। और यहाँ पर जो एक एक है उनको 2px 1 और 2py 1 स्टार करके लिखा गया, ये ऊपर वाले स्टार होंगे। ये देखिए जैसे इसका 8 हुआ है, अगर दूसरे 8 का बना दें जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है तो वो भी ऐसे बनेगा, तो उसमें भी ऐसे ही बन जाएगा। इस तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें है तो 2 इधर भी हैं, तो भाई अब इसको उसने x मान लिया है
हमने यहाँ x ही है तो x में 2 हो गए और 2p y में 2 हो गए, इसको दूसरे वाले कक्षक में y मान लिया होगा तो ये y हो गया, पाई 2p y में 2 हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये x और y में एक एक है स्टार वाला है, जैसे एक एक खाली है तो स्टार करके एक एक अलग से बना दिया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं और 1s2 में 2 रहेंगे 14, 16 होना चाहिए था। यहाँ पे देखें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 भरे हैं, 10 2 12 यहाँ हो रहा है जबकि 14 होना चाहिए। तो इसको हम अभी और स्पष्ट से जो भरा गया है इसको और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। अभी आप इतना समझिए कि O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 16 में अगर हम भरा जाए, 16 को अगर हम भरें तो 2, 8, 6 हो जाएगा। तो ये 2 और 8 ये आबंध वाले हैं और ये बिना आबंध वाले, तो 10 बंध वाले 6 बिना बंध वाले, तो 10 - 6 बंध वाले में बिना बंध वाले घटा के 2 का भाग देना है तो ये आ जाएगा 2, तो O2 की आबंध कोटि 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से O2 प्लस की देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 16 थे तो 15 ही बचे, तो बंध वाले तो उतने ही रहेंगे 10, आबंध वाले जो बिना बंध वाले 6 थे उनमें 1 निकल गया क्योंकि प्लस, तो 5 ही बचेंगे, तो 10 - 5/2 हो गया तो 2.5 आ गया। इसी प्रकार O-2 में देखा जाए तो 10 आबंध वाले थे और 1 बाहर से आ गया, तो पहले 6 थे 1 बाहर से आ गया तो 7 हो गए, तो 10 - 7/2 तो आ गया 3/2, यानी 1 सही 1/2 आ गया। तो N2 की आबंध कोटि 3 हो गई, O2 की आबंध कोटि 2 हो गई, O2 प्लस की आबंध कोटि 2.5 हो गई और O2 माइनस की आबंध कोटि 1.5 हो गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे कि N2 में 14 होना चाहिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 हो रहे थे, और ये के 2 बार जो लिखा है इसमें जो 1s2 है, मान लीजिए ऐसे 7 होता है N का, तो 1s2 2s2 2p 3 हो जाएगा, 7 हो गए। तो ये जो 1s2 है इसी को एक बार सिग्मा 1s2 लिखेगा, दूसरी बार सिग्मा स्टार 1s2 लिखेगा, ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बने और ये 2 12 2 14 इस प्रकार से हुए। इसी प्रकार से यहाँ भी होंगे, ये नहीं लिखा तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 4 16 हो गए। तो इस प्रकार से 16 O2 के पूरे होंगे। इसी प्रकार से हमको O2 प्लस के लिए भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो हमारे पास P वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 16 होता तो O2 होता, लेकिन एक प्लस है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो P से निकलेगा, तो इसका मतलब P में 4 4 8 -1 यानी 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इन 7 इलेक्ट्रॉनों को हमको भरना है, तो 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो देखिए सिग्मा पहले आ जाएगा, तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बनेंगे, तो सिग्मा 2pz में 2 चले गए और xy में 2 2 चले गए और पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। z तो यहाँ बन गया, xy और स्टार में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इस प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन भर गए। z वाला सिग्मा बना लिया, xy में 2 2 इलेक्ट्रॉन है और जो स्टार है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। इसी प्रकार O-2 में
O2 में 16 होते हैं तो ये 17 हो जाएंगे, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, तो ये 4 4 8 1 9 हो जाएंगे। तो 9 इलेक्ट्रॉन भरना है हमको, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो सिग्मा 2pz तो वैसे हो गया, x में 2 चले गए, y में 2 चले गए। अब x और y दो जो स्टार हैं, तो 2px स्टार में 2 चले गए और 2py स्टार में 1 चला गया। तो पहले x y सिंपल बनाए, फिर उनका स्टार बनाया। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो पहले देखिए जैसे x y z है, तो पहले x y z में 2 2 भर दिए, फिर स्टार लगा के भरना है जितने बचेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग भरेंगे, सब जगह इसी प्रकार से भरना है। अब देखिए ऊपर भी देख लीजिए O2 का, तो पहले देखिए x y में भर गए 2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 बचे, O2 में 16 होंगे, तो 4 इसमें हो गए, 12 फिर बचेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 बचे। इसमें 2 कैसे हुए, 1s2 है, तो 1s2 में 2 और स्टार लगा के 2, तो 4 यहाँ पे हो गए, तो 12 बचे। तो सिग्मा 2s2 में 2 भर गए, सिग्मा स्टार 2s2 में 2 भर गए। अब P वाला आ जाता है सिस्टम, तो P में x y z तीनों में 2 2 भर गए, फिर स्टार लगा के भरना है। तो तीनों में जब 2 2 भरे तो 6 भर गए, बचे 2, तो x में स्टार लगा के 1 भर दिया और y में स्टार लगा के 1 भर दिया। तो इस प्रकार से हमको भरना है। तो इस प्रकार से आप लोग इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब यहीं पे चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। अब जो नीट का अंशाल पेपर है उसको हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।